8वीं सदी का भारत, एक ऐसा दौर जब अरब साम्राज्य की तलवारें भारत की सीमाओं पर खटखटा रही थीं। तिब्बती साम्राज्य अपनी ताकत बढ़ा रहा था और हर तरफ सिर्फ अंधेरा और अनिश्चितता का साया था। लेकिन इसी अंधकार के बीच कश्मीर की वादियों से एक ऐसा सूरज उगा जिसने पूरे एशिया को अपनी चमक से चौंका दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ललितादित्य मुक्तापीड़ की, जिन्हें कश्मीर का सिकंदर भी कहा जाता है। कश्मीर की बर्फीली चोटियों से निकलकर ललितादित्य ने ऐसा तूफान मचाया कि उनकी सेनाएं पश्चिम में ईरान की सीमाओं तक पहुंच गईं। उन्होंने अरब आक्रांताओं को धूल चटाई, तिब्बती साम्राज्य को करारी शिकस्त दी और चीन के साथ भीषण युद्ध किया और वहां तक विजय ध्वज फहराया। ललितादित्य मुक्तापीड़ कोई साधारण राजा नहीं थे। उनकी कहानी किसी कल्पना से कम नहीं लगती। उन्होंने न सिर्फ तिब्बत और अरबों को पराजित किया, बल्कि चीन पर भी आक्रमण कर उसकी राजधानी पीकिंग, जो वर्तमान में बीजिंग है, वहां तक पहुंच गए। चीन के साथ 12 वर्षों तक चले उनके संघर्ष के बाद वे विजयी होकर लौटे। इस विजय रट के बाद उन्होंने कूटनीति का नया अध्याय शुरू करते हुए चीन में अपना दूत मंडल भेजा। ललितादित्य ने कश्मीर को एक नई राजधानी दी, परिहारपुर, जो आज भी उनके साम्राज्य की भव्यता की गवाही देता है। उन्होंने विशाल मंदिरों, जलाशयों और नगरों का निर्माण कराया, जिससे कश्मीर उस युग में सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतिहास की किताबों में आपको ललितादित्य मुक्तापीड़ का नाम शायद ही कहीं पढ़ने को मिलेगा। हो सकता है आप आज पहली बार इनका नाम सुन रहे हो। ये गलती आपकी नहीं है, ये उन इतिहासकारों की गलती है जिन्होंने इतने महान सम्राट के योगदान को भुला दिया। हमारी पाठ्य पुस्तकों में विदेशी आक्रांताओं के नामों की भरमार है, लेकिन अपने ऐसे महानायकों के बारे में कुछ भी नहीं। चलो छोड़ो, इतिहासकारों को गाली देने से कोई फायदा नहीं। चलो इनके बारे में भी हर बार की तरह उनके बचपन से जानते हैं। तो 8वीं सदी की शुरुआत, एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया युद्ध और उथल पुथल के भंवर में फंसी थी। अरब साम्राज्य की तलवारें सिंध की सीमाओं तक पहुंच चुकी थीं। तिब्बती साम्राज्य हिमालय की चोटियों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था और चीन का तांग राजवंश अपनी शक्ति का लोहा मनवा रहा था। लेकिन इन सब के बीच कश्मीर की बर्फीली वादियों में एक नन्हा सूरज चमका, जिसकी नियति थी इन महाशक्तियों को चुनौती देना। करीब 700 ईस्वी के आसपास कश्मीर की हरी भरी घाटियों में कारकोट वंश में एक बालक ने जन्म लिया। ये वंश अपने आप को पौराणिक नाग राजा कारकोटक का वंशज मानता था और इसकी शान थी कश्मीर को एक अजेय शक्ति बनाना। इस बालक का नाम रखा गया ललितादित्य, जिसे बाद में मुक्तापीड़ के नाम से भी जाना गया। उनके पिता श्री दुर्लभक, जिन्हें प्रतापादित्य द्वितीय भी कहा जाता था, कश्मीर के शासक थे। उनकी माता श्रीमती नरेंद्र प्रभा एक ऐसी महिला थीं जिनकी कहानी अपने आप में अनोखी थी। वे पहले एक विदेशी व्यापारी की पत्नी थीं जो कश्मीर में बस गया था और बाद में उनका विवाह श्री दुर्लभक से हुआ। ललितादित्य के 2 बड़े भाई थे, चंद्रपीड़ और तारापीड़, जो बाद में कश्मीर के राजा बने। मगर इतिहास की किताबों में सबसे चमकदार नाम छोटे भाई का ही लिखा गया। बचपन में ललितादित्य का जीवन साधारण नहीं था। कश्मीर की वादियां भले ही खूबसूरत थीं, लेकिन चारों ओर खतरे मंडरा रहे थे। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज में अराजकता थी। पश्चिम में अरब आक्रमणकारी सिंध पर कब्जा करके राजस्थान की ओर नजरें गड़ा रहे थे। उत्तर में तिब्बती साम्राज्य अपनी सीमाएं बढ़ा रहा था। ऐसे में नन्हा ललितादित्य कश्मीर के किलों और बाजारों में खेलता, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक ऐसी चमक जो भविष्य में दुनिया को हिला देने वाली थी। 724 ईस्वी में मात्र 24 से 25 साल की उम्र में ललितादित्य मुक्तापीड़ कश्मीर के सिंहासन पर बैठे। उस समय तक वे एक कुशल योद्धा और चतुर रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। लेकिन राजा बनते ही उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। उत्तर में तिब्बती साम्राज्य लद्दाख और बल्तिस्तान पर कब्जा जमा रहा था। पश्चिम में अरब खिलाफत सिंध से आगे बढ़ने की फिराक में थी। दक्षिण में कन्नौज की अस्थिरता हर किसी के लिए खतरा थी। कोई और होता तो शायद हिम्मत हार जाता, लेकिन ललितादित्य के दिल में डर के लिए कोई जगह नहीं थी। उनकी नजरें सिर्फ कश्मीर की रक्षा पर नहीं, बल्कि उसे एक महाशक्ति बनाने पर थीं। 725 ईस्वी में ललितादित्य ने एक ऐसी चाल चली जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने चीन के तांग सम्राट के पास अपने राजदूत भेजे। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, ये थी एक मास्टर स्ट्रोक। उस समय तांग राजवंश तिब्बतियों से परेशान था।
तिब्बती सेनाएं चीनी व्यापारिक मार्गों पर हमले कर रही थीं और उनके कई इलाकों पर कब्जा कर चुकी थीं। ललितादित्य ने इस मौके अच्छे से भुनाया। चीनी अभिलेखों में उनका नाम मुतोपी या मुदुओबी के रूप में दर्ज है। तांग सम्राट ने उनके प्रस्ताव को हाथों हाथ लिया। इस गठबंधन में आखिर हुआ क्या? तो इसमें हुआ कि चीन ने ललितादित्य को सैन्य सलाहकार और आधुनिक हथियार भेजे। बदले में उन्होंने तिब्बतियों के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने का वादा किया। उस समय दोनों ने मध्य एशिया के व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए हाथ मिलाया। ये गठबंधन सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि एक ऐसी रणनीति थी जिसने तिब्बती साम्राज्य की नींद उड़ा दी। 730 ईस्वी में ललितादित्य ने अपना पहला बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। उनका लक्ष्य था लद्दाख और बल्तिस्तान के उन इलाकों को वापस छीनना जो तिब्बतियों ने हथिया लिए थे। सोचिए उस मंजर को, हिमालय की बर्फीली चोटियां जहां हर सांस के लिए जंग लड़नी पड़ती है, बर्फीले तूफान, खतरनाक रास्ते और दुश्मन की चौकियां। कोई साधारण सेना यहां टिक नहीं सकती थी। लेकिन महान ललितादित्य के पास थी उनकी कश्मीरी सेना, जो इन पहाड़ों की बेटी थी। उनके पास था स्थानीय भूगोल का पूरा ज्ञान। उनकी सेना छापामार युद्ध में माहिर थी। पहाड़ों की ओट से हमला करना, दुश्मन को थकाना और फिर बिजली की तरह मारना। इसके अलावा तांग राजवंश से मिली सैन्य तकनीक ने उनकी ताकत को दोगुना कर दिया। कल्हण की राजतरंगिणी में लिखा है कि महान ललितादित्य ने दारद, कंबोज और भुट्ट जनजातियों को हराया। मैं यहां बताता चलूं कि कल्हण की राजतरंगिणी संस्कृत में लिखी गई एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो कश्मीर के इतिहास पर केंद्रित है। यह 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा रचित की गई थी और इसे प्राचीन भारत के इतिहास का पहला शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। राजतरंगिणी में कश्मीर के राजनीतिक इतिहास, राजवंशों, शासकों और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का विवरण है। खैर, अपने टॉपिक पर आते हैं तो कल्हण की राजतरंगिणी में लिखा है कि महान ललितादित्य ने दारद, कंबोज और भुट्ट जनजातियों को हराया। ये सभी तिब्बतियों के साथ मिलकर कश्मीर पर दबाव बना रहे थे, लेकिन ललितादित्य की तलवार के सामने कोई नहीं टिका। 736 ईस्वी का वो युद्ध जिसने इतिहास के पन्ने पलट दिए। चीनी अभिलेख बताते हैं कि महान ललितादित्य ने एक मध्य भारतीय राजा के साथ मिलकर तिब्बतियों को धूल चटाई। लेकिन इस जीत का असली मास्टरमाइंड थे ललितादित्य। उनकी रणनीति थी मानो कोई शतरंज का ग्रैंड मास्टर खेल रहा हो। उन्होंने 2 मोर्चों से हमला बोला, उत्तर से चीनी सेना और दक्षिण से उनकी कश्मीरी सेना। तिब्बतियों की आपूर्ति लाइनों को काट दिया, जिससे उनकी सेना भूख और ठंड से तड़पने लगी। और सबसे खास लद्दाख और बल्तिस्तान की जनता को अपने साथ मिलाया, जिन्होंने तिब्बतियों के खिलाफ बगावत कर दी। इस युद्ध में ललितादित्य की सेना छापामार युद्ध में माहिर, पहाड़ियों से बिजली की तरह टूट पड़ी। तिब्बती सेना बिखर गई और ललितादित्य ने न सिर्फ लद्दाख बल्तिस्तान को आजाद कराया बल्कि अपनी सीमाएं आधुनिक असम और बांग्लादेश तक बढ़ा दी। तिब्बतियों को हराने के बाद ललितादित्य की नजर अब दक्षिण की ओर थी, कन्नौज, जहां शक्तिशाली राजा श्री यशोवर्मन का राज था। यशोवर्मन उस समय उत्तर भारत का सबसे बड़ा नाम था। उनके दरबार में भवभूति और वाकपति जैसे कवि सितारों की तरह चमकते थे। भवभूति को तो कालिदास के समकक्ष भी माना जाता है, लेकिन ललितादित्य कोई साधारण चुनौती देने नहीं आए थे। उनका साम्राज्य पंजाब तक फैला था और यशोवर्मन का राज्य हरियाणा से बंगाल तक। दोनों की सीमाएं टकराईं और युद्ध का बिगुल बज उठा। काल्हण की राजतरंगिणी बताती है कि ललितादित्य ने अंतर्वेदी देश, यमुना और गंगा के बीच के इलाके पर धावा बोला। यशोवर्मन की राजधानी गादीपुर यानी कन्याकुब्ज थी। ये युद्ध कोई एक दिन का खेल नहीं था। महीनों तक रणभूमि गूंजती रही। यशोवर्मन के पास थी विशाल सेना, अनुभव और संसाधन, लेकिन महान ललितादित्य के पास था कुछ और, जिसमें 50,000 घुड़सवारों की तूफानी सेना, 10,000 प्रशिक्षित युद्ध हाथी और 30,000 धनुर्धर जो तीरों की बारिश कर सकते थे। जिसमें सबसे खास था तांग राजवंश से सीखी चीनी युद्ध तकनीक, जिसने उनकी सेना को अजेय बना दिया। युद्ध के बीच एक रोचक मोड़ आया। यशोवर्मन ने हार मानते हुए शांति संधि का प्रस्ताव रखा। उसने संधि का नाम यशोवर्मन और ललितादित्य की संधि रखा, लेकिन ललितादित्य के वफादार मंत्री श्री मित्र शर्मा ने तुरंत आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि महाराज का नाम पहले आना चाहिए। सेनापतियों ने मित्र शर्मा को टोका कि वे शांति में अड़चन डाल रहे हैं, लेकिन ललितादित्य ने अपने मंत्री की बात सुनी। उनकी आंखों में एक चमक थी। अगर सम्मान की बात है तो मैं आधा अधूरा समझौता नहीं करूंगा, उन्होंने गरजते हुए कहा।
शांति संधि तोड़ दी गई और ललितादित्य ने यशोवर्मन को पूरी तरह रौंद दिया। यशोवर्मन, जो खुद को सम्राट कहता था, अब महान ललितादित्य की प्रशंसा में झुक गया। भवभूति और वाक्पति, जो कभी यशोवर्मन के गुण गाते थे, अब ललितादित्य की शौर्य गाथाएं लिखने लगे। उत्तर प्रदेश में मिले कुछ सिक्कों पर श्री प्रताप लिखा है, जो इतिहासकारों के अनुसार ललितादित्य की इस जीत का सबूत है, क्योंकि प्रतापादित्य उनके पिता का नाम था। एक और दिलचस्प बात, यशोवर्मन के राज्य में रहने वाले विद्वान अत्रिगुप्त, जो बाद में दार्शनिक अभिनवगुप्त के पूर्वज बने, इस युद्ध के बाद ललितादित्य द्वारा कश्मीर ले जाए गए। कन्नौज की जीत के बाद महान ललितादित्य रुके नहीं। 738 से 742 ईस्वी तक उनकी सेना पूर्व की ओर बढ़ी, मानो गंगा की तरह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक बह रही हो। उन्होंने कलिंग, जो कि अभी उड़ीसा है, उस पर धावा बोला। कल्हण लिखते हैं कि यहाँ के युद्ध हाथी इतने खुश हुए कि अपनी जन्मभूमि देखकर ललितादित्य की सेना में शामिल हो गए। फिर वे गौड़, जो कि आधुनिक बंगाल है, वहां पहुंचे, जहां परवर्ती गुप्त वंश के राजा श्री जीवित गुप्त का शासन था। इतिहासकार हरमन गोएज के अनुसार ललितादित्य ने जीवित गुप्त को हराकर बंगाल पर भी अपनी छाप छोड़ी। बंगाल की खाड़ी तक की विजय ने महान ललितादित्य को सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी सम्राट बनाया। गंगा के मुहाने पर कब्जे ने उन्हें समुद्री व्यापार की चाबी सौंप दी। बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्व एशिया तक जाने वाले जहाज अब उनके नियंत्रण में थे। इस जीत ने उनके खजाने को सोने से भर दिया। बंगाल के मशहूर युद्ध हाथी उनकी सेना का हिस्सा बने, जो उस समय की सबसे घातक ताकत माने जाते थे। पूर्वी भारत के कुशल कारीगर और विद्वान उनके दरबार में आए, जिसने कश्मीर को एक सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बना दिया। लेकिन ललितादित्य का जुनून यहीं नहीं रुका। उनकी नजर अब दक्षिण की ओर थी। कल्हण की राज तरंगिणी बताती है कि बंगाल की खाड़ी के तटों से महान ललितादित्य ने दक्षिणापट की ओर रुख किया। वहां उनका सामना हुआ कर्नाटक के शासकों से। लेकिन सबसे रोचक थी एक रानी की कहानी, जिनका नाम रट्ट रानी था। इतिहासकार मानते हैं कि ये रानी राष्ट्रकूट वंश की भवागना थी, जो अपने पति इंद्र प्रथम की मृत्यु के बाद अपने बेटे दंतिदुर्ग के लिए शासन संभाल रही थी। रट्ट रानी कोई साधारण शासक नहीं थी। कल्हण लिखते हैं कि उन्होंने विंध्य पर्वत पर सड़कें बनवाई थीं और देवी विंध्यवासिनी की तरह शक्तिशाली थीं। लेकिन जब महान ललितादित्य की सेना विंध्य की चोटियों पर गूंजी, तो रानी का गर्व भी झुक गया। रानी बोली, कौन है ये कश्मीरी राजा जिसकी सेना पहाड़ों को रौंद रही है? जवाब में सिर्फ एक नाम गूंजा, महान सम्राट ललितादित्य। रट्ट रानी ने युद्ध लड़ा, लेकिन ललितादित्य की रणनीति और उनकी विशाल सेना के सामने टिक न सकी। उनकी हार ने दक्षिण में ललितादित्य की सत्ता को और मजबूत कर दिया। दक्षिण का अभियान यही नहीं थमा। महान ललितादित्य की सेना कावेरी नदी तक जा पहुंची। कल्हण का वर्णन इतना जीवंत है कि लगता है हम खुद वहां खड़े हैं। कश्मीरी सैनिक नारियल की शराब पी रहे हैं, कावेरी की ठंडी हवाएं उनकी थकान मिटा रही हैं। पश्चिमी घाट के मलय पर्वत पर चंदन के पेड़ों से सांप गिर रहे थे, लेकिन ललितादित्य के डर से वे ऐसे लग रहे थे मानो तलवारें लटक रही हों। ललितादित्य की सेना ने अब समुद्री मार्ग को चुना। कल्हण लिखते हैं कि वे द्वीपों के रास्ते समुद्र पार करते गए, जैसे कोई नदी को पत्थरों पर कदम रखकर लांघता हो। 7 कोंकण के तटों को पार करते हुए उनकी सेना द्वारका पहुंची, भगवान कृष्ण की पवित्र पुरी। जब सैनिकों ने द्वारका के मंदिरों को देखा, तो उनकी थकान उत्साह में बदल गई। महाराज, हमने समुद्र को भी जीत लिया, एक सैनिक ने चिल्लाकर कहा। ललितादित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी तो असली जंग बाकी है। द्वारका से ललितादित्य की विशाल हाथी सेना अवंती, यानी अभी का मालवा, की ओर बढ़ी। विंध्य पर्वत को पार करते समय उनकी सेना की धूल ने पहाड़ को लाल कर दिया, मानो विंध्य क्रोध में जल रहा हो। अवंती में महाकाल मंदिर था, जो कि आज का उज्जैन का महाकालेश्वर है। कल्हण का काव्यात्मक वर्णन में कहते हैं कि महाकाल के मुकुट पर पड़ने वाली चांदनी से ललितादित्य के हाथियों के दांत टूट रहे थे। इनके कहने के मतलब है कि ललितादित्य इतने शक्तिशाली तो थे, लेकिन जब उनकी विशाल सेना उज्जैन पहुंची, जहां महाकाल मंदिर स्थित है, तो वहां भगवान शिव की दिव्यता इतनी जबरदस्त थी कि ललितादित्य की महान शक्ति भी वहां कमजोर पड़ गई। महाकाल का तेज, उनकी कृपा और चंद्रमा जो उनके जटाजूट में सजा रहता है, उसका प्रकाश इतना पावन और अद्भुत है कि उसकी परछाई भी जैसे ललितादित्य के हाथियों के लिए असहनीय हो रही थी। यह शिव की महानता को दिखाने का काव्यात्मक तरीका है। खैर, अवंती से
ललितादित्य उत्तरापट की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने कई शक्तिशाली जनजातियों और राजाओं को रौंदा, जैसे कंबोज, जो कि आधुनिक अफगानिस्तान पाकिस्तान के इलाके है, जो अपने घोड़ों के लिए मशहूर थे। ललितादित्य की सेना ने उनके अस्तबल खाली कर दिए। ये घोड़े अब कश्मीर की शान बढ़ाएंगे, ललितादित्य ने कहा। तुखार, जो मध्य एशिया की जनजातियां थीं, ललितादित्य को देखकर वे पहाड़ों में भाग गए, अपने घोड़े छोड़कर। मुम्मुनी, जो शिलाहार वंश का राजा थे, जिसे ललितादित्य ने 3 बार हराया। भुट्ट और दारद, जो लद्दाख और कश्मीर के उत्तर पश्चिम की जनजातियां थीं। कल्हण लिखते हैं कि शराब पीने वाले दारदों से ललितादित्य को नफरत थी और उन्होंने उन्हें सबक सिखाया। इधर मध्य एशिया उस समय तुर्की शासकों का गढ़ था। बुखारा में मोमिन नाम का शासक अपनी ताकत का दम भर रहा था। लेकिन जब ललितादित्य की सेना तुखारिस्तान, जो कि आधुनिक ताजिकिस्तान है, और उज्बेकिस्तान के रेगिस्तानों में उतरी, तो तुर्कों के होश उड़ गए। कल्हण की राज तरंगिणी बताती है कि ललितादित्य की सेना कैस्पियन सागर तक पहुंची। लेकिन कई इतिहासकार इसे अतिशयोक्ति मान सकते हैं। लेकिन पीएन के बामजई जैसे विद्वान कहते हैं कि कश्मीरी भिक्षुओं और बौद्ध विहारों की मौजूदगी ने उनकी सेना को स्थानीय समर्थन दिया। ये कश्मीरी राजा कौन है जो रेत को भी रास्ता दे देता है? मोमिन ने डरते हुए पूछा। जवाब में सिर्फ उनकी तलवार की गूंज सुनाई दी। तुर्की शासक एक एक कर झुक गए और ललितादित्य का परचम मध्य एशिया में लहराने लगा। इधर पश्चिम से एक और खतरा उभर रहा था। उमैयद खलीफा हिशाम के आदेश पर सिंध का गवर्नर जुनैद कश्मीर पर चढ़ाया। ये कोई साधारण लूटपाट नहीं थी, ये था इस्लामी विस्तारवाद का हिस्सा। लेकिन महान ललितादित्य इसके लिए तैयार थे। 2 मोर्चे की रणनीति थी एकदम अचूक। पहले उन्होंने सिंध से आने वाले अरब आक्रमणकारियों को रौंद दिया। फिर कन्नौज के श्री यशोवर्मन के साथ मिलकर उत्तर भारत में अरबों की हर उम्मीद को कुचल दिया। जुनैद का उत्तराधिकारी तमीम भाग खड़ा हुआ। उसके बाद आए अल-हकम ने भी ललितादित्य का नाम सुनते ही वापस लौटने में भलाई समझी। इस कश्मीरी राजा का मुकाबला असंभव है, अरब सेनापतियों ने फुसफुसाते हुए कहा। 758 से 760 ईस्वी में महान ललितादित्य का आखिरी अभियान सबसे रहस्यमयी था। कल्हण इसे आर्यणक प्रांत कहते हैं, शायद अफगानिस्तान और पामीर पठार का कोई इलाका। यहाँ की सर्दी इतनी भयानक थी कि नदियां बर्फ बन गई थीं और पहाड़ों पर चलना मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाला था यहाँ का स्त्री राज्य का वर्णन। कल्हण लिखते हैं कि इस राज्य की महिलाएं इतनी खूबसूरत थीं कि ललितादित्य के योद्धा उनके सामने मोहित हो गए। जब इस राज्य की रानी कांपते हुए ललितादित्य से मिली तो कोई नहीं समझ सका कि उसके चेहरे पर डर था या कुछ और। उसने कहा, महाराज, आपकी तलवार ने हमें जीत लिया। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो रहस्य का पर्दा डाल रही थी। इतिहासकार मानते हैं कि ये शायद मध्य एशिया की कोई जनजाति थी जहां महिलाओं का सामाजिक रुतबा ऊंचा था। 760 ईस्वी में ललितादित्य की कहानी एक रहस्यमयी मोड़ पर आ पहुंची। कल्हण कहते हैं कि आर्यणक में भयंकर हिमपात ने उनकी सेना को घेर लिया और बर्फ में दबकर सम्राट की मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वे अपनी सेना से बिछड़ गए और दुश्मनों के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने आत्म बलिदान चुना। तो तीसरा सिद्धांत और भी रोमांचक है। कई लोग कहते हैं कि ललितादित्य ने किसी गुप्त स्थान पर संन्यास ले लिया, क्योंकि उनकी कोई कब्र नहीं मिली, कोई निशान नहीं बचा, जैसे वे हवा में घुल गए। खैर, ललितादित्य की मृत्यु के बाद उनका विशाल साम्राज्य बिखरने लगा। उनके उत्तराधिकारी कोवल्यापीड़ में न उनकी सैन्य प्रतिभा थी, न राजनीतिक चतुराई। केंद्रीकृत शासन के अभाव और विद्रोही स्थानीय शासकों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। लेकिन ललितादित्य की विरासत मिट नहीं सकी। उन्होंने मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया, जो इतना भव्य था कि 15वीं सदी में सिकंदर बुतशिकन को इसे तोड़ने में 2 साल लगे। उनकी नई राजधानी परिहासपुर 62,000 किलोग्राम तांबे की बुद्ध मूर्ति के साथ 8वीं सदी की नगर योजना का चमकता सितारा थी। कल्हण के वर्णन को मार्क ऑनरेल स्टीन जैसे कुछ इतिहासकार अतिशयोक्ति मानते हैं। दक्षिण भारत तक की विजयें और कुछ भौगोलिक विवरण काल्पनिक लगते हैं, लेकिन हरमन गोएड्स और आंद्रे विंक जैसे विद्वान इसे काफी हद तक सत्य मानते हैं। चीनी अभिलेखों में मूतोपी का जिक्र, तिब्बती ग्रंथों में कश्मीरी राजा से हार की बात और मार्तंड मंदिर व परिहासपुर के पुरातत्व अवशेष उनकी कहानी को पक्का करते हैं। महान ललितादित्य मुक्तापीड़ की कहानी सिर्फ कश्मीर की नहीं, पूरे भारत की है। उन्होंने अरब और तिब्बती आक्रमणकारियों को रोका,
सिल्क रूट की रक्षा की और बौद्ध व हिंदू परंपराओं को संरक्षण दिया। उनकी सांस्कृतिक सहिष्णुता और रक्षात्मक युद्ध की नीति भारत की सभ्यतागत शक्ति का प्रतीक थी। हमने इतिहास में अनेक विजेताओं के नाम सुने हैं, सिकंदर, चंगेज खान, नेपोलियन, तैमूर। उनकी गाथाएं हमारी किताबों में पढ़ाई जाती है, उनकी कहानियां हमारी यादों में बसाई जाती हैं। लेकिन जब अपने ही देश के इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो वहां एक ऐसा नाम बहुत हल्की सी आवाज में दबा मिलता है, ललितादित्य मुक्तापीड, जिन्हें भारत का सिकंदर भी कहा जाता है। वो सम्राट जिसने कश्मीर की शांत वादियों से उठकर एशिया के मैदानों तक अपनी विजय पताका फहराई, जिसने अरबों की बढ़ती ताकत को रोका, तिब्बतियों को सबक सिखाया और चीन तक जाकर उसकी राजधानी पर अधिकार जमाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कला, संस्कृति और समृद्धि से कश्मीर को ऐसा सजाया कि आज भी उनकी छाया उन पर्वतों में महसूस होती है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है, आज उनकी गाथा न स्कूल की किताबों में है, न कॉलेज के पाठ्यक्रम में। आज का युवा उनका नाम शायद पहली बार सुन रहा है। हमने दूसरों के विजेताओं को सिर आंखों पर बिठाया, पर अपने ही महाविजेता को भुला दिया। ललितादित्य की कहानी न केवल युद्धों की है, बल्कि यह इस बात की भी कहानी है कि भारत ने भी दुनिया को चुनौती दी थी। भारत ने भी विजय के शिखर को छुआ था। दुर्भाग्य बस इतना है कि हमारी पीढ़ियों को यह बताया ही नहीं गया। यह केवल इतिहास की गलती नहीं है, यह हमारी पहचान की भी क्षति है। हमारे लिए यह वक्त है कि हम ऐसे नायकों की धूल भरे नामों को फिर से साफ करें, उन्हें उनकी सही जगह दें, ताकि भारत का हर बच्चा यह जान सके कि इस भूमि पर भी ऐसे सूरवीर जन्मे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत की शक्ति का डंका बजाया था। ललितादित्य मुक्तापीड, एक नाम जो इतिहास में खो गया, पर भारत के गर्व में हमेशा अमर रहेगा। मगर सच्चाई कभी मरती नहीं। मार्तंड मंदिर के खंडहर, परिहासपुर के अवशेष और श्री प्रताप के सिक्के आज भी चीख चीख कर कहते हैं कि एक समय था जब एक कश्मीरी सम्राट ने समय पर विजय पाई थी। खैर, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ललितादित्य मुक्तापीड की तरह ही आप एक और महान क्रांतिकारी योद्धा बप्पा रावल और महान सम्राट महाराज भोज की गाथा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर जरूर क्लिक करें और कमेंट में बताइए कि आगे आप किस महान भारतीय राजा की कहानी सुनना चाहते हैं। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।